बेटा आज से ना हम लोग अपना 2026 का मेंटरशिप शुरू कर रहे हैं। ये फर्स्ट सेशन है, तो तुम्हारे लिए ओरिएंटेशन इम्पोर्टेंट है। पहला बात तो ये है कि हम लोग आखिर यहाँ जमा क्यों हैं और क्यों आए हैं। तो पर्पस हमारा ये है कि 2026 में हम लोग को यूपीएससी क्लियर करना है विद अ गुड रैंक। ठीक है, सबको यही इसलिए आया है मोटो। किसी का सपना तो नहीं होगा कि 300 रैंक लाना है। सबको सपना है कि बढ़िया रैंक लाना है ना, और फेमस बन के अपना सेल्फी खिंचाना है। तो टाइमलाइन सबसे पहला है कि 2026 में कैसे सर कायदे से अगर हम लोग देते हैं प्रीलिम्स, तो क्या टाइमलाइन होना चाहिए। 2026 का अगर हम लोग प्रीलिम्स क्लियर करना है तो हम लोग का क्या डेली रूटीन होना चाहिए, साथ ही साथ सिलेबस को किस ऑर्डर में हम लोग कवर करेंगे, साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोर्स, क्या चीज पढ़ना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपनी जर्नी में, क्योंकि सोर्सेज जो है ना बहुत है। ठीक है, लॉट में बोलते लॉट, लॉट पे लॉट क्वेश्चन हर साल नया मटेरियल आता है। लेकिन मुद्दा की बात ये है ना कि जो उनके अंदर का जो मुद्दा है ना, वो सेम रहता है। ठीक है, मतलब जस्ट लाइक ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, वही चीज होता है। उसी में कुछ सा वैल्यू एडिशन हो जाता है, मीन्स का क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को उसमें भटकना नहीं है। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, यही चीज हम लोग आज डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो बेटा पहला टाइमलाइन है, हम ये मान के चल रहे हैं कि मई 2026 में आपका क्या होगा, प्रीलिम्स होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग पीछे चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं। मार्च 2026 तक हमारा प्रीलिम्स का जो फैक्ट रिलेटेड है चीज है, वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और इस पीरियड में ना, जो मार्च से मई का पीरियड है, इसमें आपका कम से कम 3 रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, इसी बीच जो है आपको कम से कम प्रीलिम्स का, मान के चलो नहीं भी कम से कम तो तुमको 6 से 8 हजार गुड क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। खराब क्वालिटी का सॉल्व करके काम नहीं चलेगा, अच्छा क्वालिटी का सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें दूसरा चीज आता है, प्रीलिम्स का जो ये हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट, ये कब से कब करेंगे, ये दिसंबर 2025 के लास्ट से शुरू करेंगे। मतलब इस वक्त से हम लोग को प्रीलिम्स 2026 के मोड में शिफ्ट कर जाना है। ठीक है, अब बात आती है कि सर 2025 तक हम लोग को क्या करना है। तो 2025 तक बेटा अपने को क्या क्या कवर करना है, अपने को कवर ये करना है 2025 तक। सबसे पहला चीज तो हमने ये कवर करना है, अपना ऑप्शनल। ये जो ऑप्शनल है ना, ये तुम मान के चलो कि तुमको जो है पेपर 1 100%, पेपर 2 अगर मान लो कुछ डायनेमिक सब्जेक्ट है जैसे कि सोशोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये सब तो ना तुम 80% ही के आसपास कर पाओगे, क्योंकि करंट का भी तो 20% का रोल रहता है। लेकिन अगर स्टैटिक सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री वगैरह हो गया, तो ये भी 100% और ये भी 100%। यहाँ पर तुम सोशोलॉजी मान लो, PSIR मान लो, इकोनॉमिक्स मान लो। ठीक है, और स्टैटिक में तुम्हारा मैथमेटिक्स वगैरह सब जनरली स्टैटिक ही रहता है। ठीक है, मैथ्स हो गया, हिस्ट्री हो गया। ठीक है, ये सब यहाँ पर फॉल करेगा कहीं पर। ठीक है, पहला तो तुम्हारा ऑप्शनल कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, दिसंबर 2025 तक तुम्हारा क्या कंप्लीट होना चाहिए, जीएस का चारों पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए तुम्हारा। जीएस के चारों पेपर मतलब बोले तो चारों पेपर मतलब चारों पेपर, पेपर 1 में 100%, पेपर 2 में 100%, पेपर 3 में 80%, पेपर 4 में 100%। यहाँ पर हम 100% इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये सब जनरली स्टैटिक होता है। ठीक है, इसको 100% नहीं, काइंड ऑफ ये 90% होता है। IR जो है तुम्हारा, वो पेपर का मतलब 10 से 15% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो वो चीज तुम्हारा 90% मान के चलो तुमको करना है वहां पर। सम टोटल स्टैटिक का अगर बात करेंगे, स्टैटिक सिलेबस, स्टैटिक पोर्शन जो है वो 100% करना है। ठीक है,
ये क्लियर है? दिसंबर 2025 तक अपने को कैसे करना है। यस सर। ठीक है। अब आता है बात कि ऑर्डर ऑफ सिलेबस को हम लोग कैसे कवर करेंगे। ठीक है, सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग करेंगे हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद तुम्हारा फिर करेंगे। अब देखो, अगर ये तुम्हारा ये पोर्शन कवर है ना, तो अब ना तुम मेंस के लायक बन जा रहे हो। जब तक ये नहीं करोगे ना, तब तक तुम मेंस रेडी नहीं बन पाओगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दें, जैसे एक मान लो, एक है इशू तुम्हारा रीजनलिज्म का। ठीक है, इस रीजनलिज्म में हिस्टोरिक फैक्टर क्या है। हिस्टोरिक फैक्टर ये है कि अगर क्यों मुंबई जो है वो बिहार से आगे है, इसके पीछे एक हिस्टोरिकल फैक्टर ये है कि ये जो है, जितना भी ट्रेडिंग कम्युनिटी था ना, उसको यहीं पर स्टेब्लिश करवाया गया। अब वहां पर पोर्ट था, ये था, वो सब अलग चीज है, वो अलग कहानी है। लेकिन ये पार्ट तुम्हारा इग्नोर्ड पार्ट था, क्योंकि मैक्सिमम जो था तुम्हारा रेवोल्यूशन था या रिवोल्ट था, ये कहाँ से शुरू हो रहा था, ये ईस्ट इंडिया से शुरू हो रहा था। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है जहां पर क्या हो गया तुम्हारा, रीजनल बैकवर्डनेस। एक एक रीजन तुम्हारा बैकवर्ड रह गया, एक तुम्हारा आगे बढ़ गया। दूसरा, अब ज्योग्राफी का फैक्टर आएगा यहाँ पर। ज्योग्राफी का फैक्टर क्या है कि यहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम क्या चीज था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग थे। ठीक है, नवाब लोग भी थे यहीं पर, तो लैंड से कुछ ज्यादा ही प्रेम हो गया वहां पर। बिहार में आज भी तुम देखो, लैंड जिसके पास जितना होता है उसका औकात उसी से नापते हैं। उसके पास वेबसाइट है 10 करोड़ का, वो उसका वैल्यू नहीं है। उसके पास 2 2 करोड़ का भी जमीन है, तो हाँ, अमीर आदमी है वो। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर था, तो इंडस्ट्री उतना डेवलप नहीं हो पाया, उसके चलते अलग फ्रीट का भी एक टैक्सेशन सिस्टम हुआ तो करता था, जो अलग फैक्टर है, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ना है। लेकिन ज्योग्राफिकल बैकवर्डनेस यहाँ पर हो गया। तीसरा बात आता है यहाँ पर इकोनॉमी का। ठीक है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला पॉइंट है वहां पर ना, ज्योग्राफी में दो फैक्टर होता है, एक होता है पुश फैक्टर, दूसरा होता है तुम्हारा पुल फैक्टर। ठीक है, पुश फैक्टर ये होता है, जैसे बिहार में अगर नौकरी नहीं है तो लोग को पुश करके कहाँ जाना पड़ रहा है, पंजाब जाना पड़ेगा कल्टीवेशन करने के लिए, बंगाल जाएगा, वेस्ट बंगाल जाएगा। ठीक है, पुल फैक्टर क्या है, अगर बिहार से लड़का पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, तो वो कहाँ जाएगा, बेंगलोर जाएगा, बेंगलुरु जाएगा, मुंबई जाएगा, गुड़गांव जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा, क्योंकि ये पुल मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना, अपने ऊपर खींच, अपनी तरफ खींचना। और पुश मतलब मजबूरी में धक्का मारा जा रहा है वो लोग को। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि अपना घर घर और वो जमीन छोड़ के कोई जाए, कोई नहीं चाहता है। लेकिन वहां की हालात ऐसी होती है जो मजबूर कर देती है और उसको धक्का मारती है, पुश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाला फैक्टर आ गया। अब यहाँ पर घुस जाता है तुम्हारा पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स घुस जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर तुमको इस तरह से शो किया जाएगा कि ये देखो, बिहारी आ गया, यूपी वाला आ गया, ये मुंबई में तुम्हारा जो नौकरी खा जाएगा। ठीक है, ये लोग को मार के भगाओ। ठीक है, तब यहाँ पर तुम्हारा रीजनलिज्म शुरू होता है कि मेरा चीज को कोई और कैसे खा सकता है, मेरे रिसोर्सेज पे सिर्फ मेरा अधिकार है। क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है, फीलिंग ऑफ डिप्राइवेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये मेंस रेडी बाबू तब तक नहीं होगे ना, जब तक इन सारे फैक्टर को तुम अपने आंसर में नहीं लिखोगे। समझ में आ रहा है? क्यों मेंस बाद में करेंगे, पहले ही इसको उठाना है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब जैसे ही ये होता है ना, तो अब इसके बाद तुम यही उठाओगे फिर सोसाइटी, सॉरी, सोसाइटी, ये भी स्टैटिक पोर्शन ही है, इंडियन सोसाइटी। जिनके 5 7 क्वेश्चन बनता है इस पे, है ना। और जब सोसाइटी में हम सोसाइटी को जब पॉलिटी के साथ मिलके पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो तुम्हारा किसको जन्म देता है, सोशल इश्यूज और गवर्नेंस को। ठीक है, उसके बाद सोशल इश्यूज और गवर्नेंस करेंगे। ठीक है, ये इस वक्त तक ना तुम्हारा जो है ना एनालिसिस पावर बढ़ गया रहेगा। ठीक है, तब फिर स्विच करेंगे उन सब्जेक्ट पे जो करंट रिलेटेड रहता है ज्यादा, जैसे इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, और इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है,
इंटरनल सिक्योरिटी। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्विच करेंगे फिर GS4 एथिक्स पे। ठीक है, हेलो। Yes, sir. उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्विच करेंगे। साथ साथ तुमको क्या करना है, तुमको अपना ऑप्शनल जो है वो रेडी करते चलना है। मतलब मान के चलो कि अप्रैल 2025 तक तुम्हारा पेपर 1 कंप्लीट हो जाए। अभी एक महीना सोचो, नवंबर तक ना डिसाइड करो कि क्या ऑप्शन लेना है। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है तुम्हारा हिस्ट्री। ठीक है, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। उसमें है कुछ नहीं, बस कहानी है, कहानी को देखो, रट्टा मारो, कहानी आगे बढ़ो, लिखो। ठीक है, टेक्निकल ऑप्शनल, अगर टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो टेक्निकल ऑप्शन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और अगर इंग्लिश अच्छा है, सोशियोलॉजी भी एक अच्छा सोशियोलॉजी भी एक अच्छा ऑप्शन है। Sir, anthropology कैसा है? एंथ्रोपोलॉजी 11 12 में बायोलॉजी था। नहीं, मैथ्स था। तब थोड़ा टफ पड़ेगा। ऐसे देख लेना, मतलब कोई उसका मटेरियल वगैरह देख लेना लेके, अगर सूट करता है तो ले लेना उसको। ठीक है। सबको ना एक बार मतलब टेस्ट करो, मतलब टॉपर का भी मार्क्स वगैरह देखो, है ना। टॉपर टॉपर का मार्क्स देखो और एवरेज मार्क्स देखो कि एवरेज मार्क्स क्या आ रहा है उसमें। ये मत देख लेना कि 330 अगर है तो तुमको भी आ जाएगा, है हाँ ना। हाँ। एवरेज मार्क्स देखो, एवरेज से तुम मतलब मान के चलो +20 मार्क्स तुम्हारा वेरिएशन में आएगा, क्योंकि स्केलिंग वैसे ही होता है यूपीएससी में, है ना। तो ठीक। ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन नहीं है, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश हम्म, अच्छा है, ड्राफ्टिंग स्किल तुम्हारा अच्छा है ना, तो सोशियोलॉजी तुम हम्म, ले सकते हो। ये दोनों पोर्शन तुम कर सकते हो। ठीक है, अप्रैल तक पेपर 1 तुम्हारा कंप्लीट करो, इसको एट मैक्स जो है मई तक ले जाओ, मई 2025 तक तुम अपना पेपर 1 ले जाओ। ठीक है, उसके बाद तुमको रिवाइज करना है, पेपर 1 पेपर 2 जाने से पहले ना एक बार पूरा फिर से पेपर 1 पूरा रिवाइज कर लेना 1 महीना में। ठीक है, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसमें जो है तुमको अपना पेपर 2 तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर जो जो तुम्हारा नवंबर और दिसंबर है ना, इसमें तुमको अपना पेपर 1, पेपर 2 रिवाइज करना है टेस्ट सीरीज के थ्रू। ठीक है, जीएस का ऑर्डर बता दिए हैं। ऑप्शनल कैसे पढ़ना है ये बता रहे हैं। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो ऑप्शनल में 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोचिंग का जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी तुम लोग अपना क्षमता पे देख लेना। ठीक है, ऑप्शनल को देखो तरीका क्या है। ऑप्शनल का सबसे बेस्ट तरीका होता है, फर्स्ट तुम जाओ और सिलेबस जो है उसको पढ़ो। ठीक है, सिलेबस को पढ़ो। उसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है वो 2013 से लेके 2024 का पीवाईक्यू डाउनलोड करो। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है, अब आप एरिया रिकॉग्नाइज करिए। एरिया रिकॉग्नाइज करो। एरिया रिकॉग्नाइज मतलब क्या, कि जैसे मान लो कि तुम्हारा एक चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर है, 4 चैप्टर है मान लो। एक सेकंड। हाँ तो बेटा, जैसे देखो अपना एरिया रिकॉग्नाइज करो। एरिया रिकॉग्नाइज मतलब कि जैसे मान लो कि बाबू तुम्हारा पेपर 1 है। ठीक है, पेपर 1 में तुम्हारा 4 चैप्टर है। ठीक है, उसमें पता चलेगा तुमको क्या कि 4 चैप्टर में इससे हो सकता है 6 क्वेश्चन आया है, मान लो 10 क्वेश्चन आया है। ठीक है, इससे हो सकता है 2 क्वेश्चन आया है, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, और इससे एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, तब तुम्हारा एरिया ऑफ प्रायोरिटी क्या होगा, चैप्टर 4। नंबर, फिर चैप्टर नंबर 3, फिर चैप्टर नंबर 1, फिर चैप्टर नंबर 2। इस ऑर्डर में कंप्लीट करोगे तो चांस तुम्हारा सिलेक्शन का बढ़ जाएगा। अच्छा। ताकि टीचर के पास जाओगे तो वो वही सब्जेक्ट बताएगा जिसमें वो कंफर्टेबल है। ठीक है, हम्म। और लेकिन तुम जब खुद से करोगी ना तो ये काम करो, इसमें तुमको मान के चलो, इसमें तुमको 1 वीक लगेगा। मतलब मान के चलो 1 वीक तुमको ऑप्शनल डिसाइड कर लेना है। ठीक है, ऑप्शनल जो होता है कैसा होता है, तुम्हारे लाइफ पार्टनर की तरह होता है। एक बार अगर डिसाइड कर लिए तो फिर अलग नहीं हो ठीक। सकते हैं आप।
एक बार डिसाइड करने में 1 वीक लगाओ, देखो इसमें तुमको काम खुद से पे काम करो, देखो कि कौन सा सिलेबस तुमको ज्यादा है, किसमें तुम्हारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है। अब ऐसा कोई पकड़ लोगे जिसके लिए रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है, जैसे एग्रीकल्चर ऑप्शनल, ऑप्शनल बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन उसमें टीचर ही नहीं अवेलेबल है, बढ़िया टीचर, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर उठा रहे हैं, बढ़िया टीचर ही अवेलेबल नहीं है, रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है उसके लिए। तो ऐसा मतलब सिर नहीं फोड़ने वाला काम नहीं करना है, ऐसा करना है जिसमें मेरे पास सोर्सेज भी अवेलेबल है, एक अच्छा टीचर भी हमारे पास है, ताकि जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो तो मेंस का टेस्ट सीरीज उसके पास जाके लिख सके, वो पेपर मेरा चेक करके दे, है ना। तो इस तरह से तुम एरिया रिकॉग्नाइज करो, है ना। और उसके बाद चौथा स्टेप आता है, अब देखो एरिया रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या हो गया तुम्हारा, ऑर्डर हो गया, तुम्हारा ऑर्डर सेट हो गया। पांचवा स्टेप आता है क्या, स्टडी, पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। समझ में आ गया ऑप्शनल अप्रोच। यस सर। जीएस का भी इस जीएस का भी यही अप्रोच करना है, ठीक है। जीएस का भी अप्रोच में ऐसे बता दिया है, ठीक है। अब आता है कि आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, कैसा, कौन वो आदमी होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। इसको मिटाएं, इसको मिटा देते हैं, लिख लिया ना सब ये सब, यस सर। ठीक है। एक सेकंड, अब देखो पहला, देखो सबसे पहले समझो कि हम लोग तैयारी किस बात का करते हैं, तैयारी किस लिए करते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, राजा लोग क्या आता था लड़ाई लड़ने, तो क्या होता था, तैयारी मतलब क्या होता था, अपना अपना हथियार कोश क्या करता था, शार्प करता था, ठीक है। युद्धाभ्यास करता था, जो एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज आज भी होता है ना, युद्धाभ्यास करते थे। तुमको तैयारी देखो 2 स्टेज पे बेसिकली करना है, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेन। प्रीलिम्स में तुम्हारा मेंटल अलर्टनेस चेक होगा, तुम्हारे सामने स्टेटमेंट सब रहेगा, स्टेटमेंट सही है कि गलत है, अपने जो तुम पढ़ाई किए हो उसके बेसिस पे पता चलेगा कि हाँ स्टेटमेंट गलत है कि सही है, ठीक है। उसमें वो पीवाईक्यू सॉल्व करवाने का काम मेरा है, हम करवाएंगे वो पीवाईक्यू तुम लोग को सॉल्व, ठीक है। इसमें तुम्हारा ना मेंटल अलर्टनेस को चेक किया जाता है। मेंटल अलर्टनेस बोले तो जो स्टेटमेंट सही है उसको आप तुम हड़बड़ा के पढ़ के, जो बीच में कोई गलत शब्द है उसको पढ़ के भी आगे बढ़ के इसको बोल, क्या बोलते हाँ सही, कि सही में इसको रिकॉग्नाइज कर पाए, क्या अलग कर पाए। तो ये इनकी इन प्रकार जुगाड़ भी लगाना पड़ता है, कहीं पर प्रीवियस नॉलेज भी कोई भी यूज करना पड़ता है। इस तरह से तुम्हारा प्रीलिम्स में होता है। मेंस में क्या होता है, तुम्हारा एनालिसिस करना होता है तुमको। टेस्ट सीरीज सबके चक्कर में ज्यादा ना इधर उधर हाथ पैर मत मारना, ठीक है। कि हम इसका भी टेस्ट लिख लेंगे, इसका भी टेस्ट लिख लेंगे, गुड टेस्ट लिखो लेकिन गुड क्वालिटी का लिखो। जो मतलब देखो कि यूपीएससी जैसे क्वेश्चन तुमको देगा कि क्या, कोई टेस्ट सीरीज में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहता है, व्हाट इज व्हाट इज इन्फ्लेशन, इम्पैक्ट्स ऑन इम्पोवरिस्ड एरियाज, ठीक है, इसका इम्पैक्ट पूछ रहा है, या इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी पूछ देगा। इस तरह का सवाल थोड़ी ना आएगा, यूपीएससी सवाल तो उसे सीधा पूछेगा क्या, इन्फ्लेशन इज टैक्स फॉर द पुअरर सेक्शन, ठीक है, इलस्ट्रेट। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, लेकिन तुमको क्या करना है, इसको इलस्ट्रेट करना है। टैक्स मतलब क्या होता है कि उसका परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, ठीक है, उसका डिस्पोजेबल इनकम घट जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है, कोई महंगाई होता है, तो पहले वो 1 किलो चावल खरीदता था, अब क्या खरीदेगा, 1.25 किलो चावल खरीदेगा, है ना, 750 ग्राम ही चावल खरीदेगा। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से उसका डिस्पोजेबल इनकम क्या हो रहा है, रिलेटिवली क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस तरह से तुमको एनालाइज करना होगा, और ये तब तक नहीं आ पाएगा जब तक इस तरह का सोचने वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कभी नहीं कोई होगा, सेलेक्ट होगा। अब गया वो जमाना, पेपर बहुत टफ हो रहा है, और धीरे धीरे पेपर टफ ही होगा, है ना। तो मेंस जो है तुमको एनालिसिस करना है, तो ये पेपर जो है सोचने का है, ठीक है, सोचने का है। उसके बाद जो इंटरव्यू का स्टेज आता है, उसमें भी यही चीज एक तरह से चेक करता है कि आप किस हद तक किसी सिचुएशन को में आपको रखा जाएगा, आप किस हद तक एनालिसिस करते हैं। वो जो आता है तुम यूट्यूब पे देखते हो ना इंटरव्यू, टॉपर स्टॉक में इंटरव्यू वगैरह देखते हो कि इसका ये इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जा रहा है, वैसा नहीं पूछा जाता यूपीएससी में। वो और यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। वो इंटरव्यू और यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत हद तक डिफरेंट होता है।
तो वो इंटरव्यू नहीं होता, उसकी आपका यही एनालिसिस को ही चेक करने के लिए वो होगा तैयारी। तो तैयारी हम लोग जो कर रहे हैं बाबू, ये इसलिए कर रहे हैं। प्रीलिम्स का एग्जाम कब से होगा? 11:30 9:30 से 11:30। दूसरा होगा तुम्हारा 2:30 से 4:30, या कभी कभी 2 से 4 भी कर देता है। ठीक है। मेंस का एग्जाम होगा तुम्हारा 9 से 12 और 1 से 4, या कभी कभी मन किया तो 2 से 5 भी कर देगा। कभी कभी मन करेगा तो 1:30 से 4:30 भी कर देगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है, लेकिन मतलब मान के चलो कि अगर एवरेज लगाओगे ना, तो ये जो है तुम्हारा 9 से 5 के बीच में ही करेगा। ठीक है, तुमको अभी से ही इतना प्रैक्टिस रखना है कि 9 से 5 के बीच तुम्हारा दिमाग जो है एकदम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे। ठीक है, तुम्हारा दिमाग जो है एकदम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे। और इसको करने के लिए जो तुमको रूटीन सेट करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से है। तुम लोग रात को कितने बजे सोते हो? 1:30-2 बजे तक। 10-11 बजे, 11 बजे यार, वो तो मैक्सिमम। बेहतर रहता है। देखो, सुबह जो है कितना भी हाथ पैर मारो, 8:30 तक तुमको बेड पे रहना, सॉरी, 8:30 तक तुमको अपने स्टडी टेबल पे रहना है। बेड पे पढ़ रहे हो, ये सब बैंकिंग एसएससी का एग्जाम नहीं है, है ना? बेड पे पढ़ने वाला हरकत छोड़ो। ऑफिस जब मिलेगा, बड़ा सा ऑफिस मिलता है, उसमें इसीलिए लगाया था कि आप साहब जो है, मैडम जो है, अच्छे से आराम से बैठे, है ना? बेड मिलेगा क्या ऑफिस में? तो 8:30 से 12 का एक शिफ्ट दोगे पढ़ने का। 8:30 तक मतलब अगर स्टडी टेबल पे बैठ रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुमको करीब करीब वही 7 बजे उठ के तुमको अपना सारा नाश्ता वाश्ता सब करके 8:30 तक तुमको टेबल पे बैठना है। और इससे कम अगर पढ़ोगे, नहीं सिलेक्शन होगा, ये भी जान लो। अगर अभी शुरुआत में हो सकता है इतना नहीं पढ़ पाओगे, है ना? शुरुआत में तुमको टाइम लगेगा, तुम थोड़ा थोड़ा खींचोगे, आराम से खींचोगे, लेकिन बैठने का प्रैक्टिस करो पहले। ठीक है। हम लोग जब सिद्धि प्राप्त करते हैं ना, सिद्धि, सिद्धि मतलब पता है ना क्या होता है? सिद्धि वगैरह प्राप्त करते हैं तो क्या करते हैं, तुम देखो, किसी का भी तुम फोटो देखो, उसका बैठ के इस तरह से मुद्रा में रहता है वो, है ना? गौतम बुद्ध का देख लो, गुरु नानक का देख लो, महावीर का देख लो। ये लोग क्या करते हैं? लोग बैठता है, बैठ के साधना करता है। क्यों? पहले ये लोग पहले अपने आसन को जीतता है। जहां पर बैठ के करता है ना, आसन को जीतता है। आसन को जीतने से क्या होता है? मन जो है, ऐसा थोड़ी है कि बहुत लोग बोलते हैं योगा प्रैक्टिस करके आत्मा से परमात्मा के मिलन, वैसा नहीं होता है। योगा करता है तो वो लोग अपने माइंड को क्या क्या करता है? कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है अपना। और कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है तो जिसको भी पूजा करता है उसके प्रति जो है वो, जहाँ हायर कंसंट्रेशन का पूजा करता है तो उसको सिद्धि प्राप्त होते जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो पहले बैठना सीखो अब, क्योंकि यूपीएससी निकालना भी अपने में एक सिद्धि है। अपने में सिद्धि, सिद्धि मतलब क्या है? सिद्धि के बाद क्या मिलता है बॉडी को? सिद्धि के बाद बॉडी को क्या मिलता है? यूपीएससी निकालने के बाद क्या मिलता है तुमको? यही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए बेटा इसको एक साधना के रूप में लगो। तुम लोग पहले आ गए हो। बहुत लोग 2026 का जो लोग तैयारी कर रहा होगा ना, मैक्सिमम 90% क्राउड आएगा मार्च में। तुम लोग पहले आ गए हो। ठीक है, तो अच्छी बात है, इस चीज का फायदा उठाओ। तुम्हारे पास रिवीजन का ज्यादा टाइम रहेगा। ठीक है, 8 से 12 एक हो गया। दूसरा शिफ्ट तुमको लेना है 1 से 4:30। उनके लिए है जिनका 12:30 के आसपास खाना हो जाएगा। अगर खाना अगर 1 बजे के आसपास खाते हो तो इसको कर देना 2 से 5। ठीक है, ऐसे 12 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, बॉडी के लिए अच्छा रहता है वो। ठीक है, 2 से 5 का एक शिफ्ट लेना है तुमको। ठीक है, उसके बाद एक शिफ्ट तुमको लेना है 6:30 से 8:30 का। ठीक है, उसके बाद एक शिफ्ट लेना है 9:30 से 10:30 का। ठीक है, उसके बाद एक शिफ्ट लेना है तुमको 10:30 से 11 का। और 11 बजे तुमको सो जाना है, 11 सवा 11 तक सो जाना है, सुबह 6 बजे तक उठ जाना है। 6 साढ़े 6 तक उठ जाओ तो बढ़िया रहेगा। तो इधर तुम एक्स्ट्रा पढ़ पाओगे, अगर 6:30 तक उठ जाते हो, 11 बजे सो जाते हो, तो इधर एक्स्ट्रा पढ़ पाओगे। इसमें करना क्या क्या है? हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा गलती करते हैं कि इस टाइम में ना न्यूज़पेपर उठा लेते हैं, जो कि हमारा सबसे प्रोडक्टिव आवर होता है, जो कि सबसे फालतू चीज होता है ना? ये मत करना। इसमें जीएस उठाना, जो ऑर्डर ऊपर बताए हैं उसी ऑर्डर में चलते रहना। 2 से 5 PM जो है, इसमें भी जीएस करना। ठीक,
ये जो 6:30 से 8:30 है, इसमें करना तुम मैगजीन, जो मैगजीन होगा ना करंट अफेयर का, जो मार्क करके हम देंगे, बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट सबका मैगजीन सब आ रहा है करंट अफेयर का, वो फिर मेरा मेरा नोट्स जो होगा, कंपाइलेशन होगा, वो सब भी पढ़ना है तुमको। ठीक है, वो सब चीज करना है। 10:30 से 9:30, 9:30 से 10:30 जो ये 1 घंटा है, इसको तुम देना है बेटा अपना रिविजन के लिए। ठीक है, कोशिश करना कि 8:30 पौने 9 तक खा लो। ठीक है, इसमें तुम जो है फोकस करना अपने रिविजन पे, 1 घंटा डेली रिविजन करना है। ये जो 10:30 से 11 है ना, इसमें क्या करना है, इसमें करना ये है कि 10:30 से 10:40 अपना अकाउंटिंग करना है। अकाउंटिंग करना है मतलब क्या, आज दिन भर मैंने क्या पढ़ा, आज दिन भर मेरा क्या छूटा। ठीक है, तो T+0 मतलब आज की डेट का बात करना है इसमें। जैसे मान लो आज संडे है, तो संडे को तुम 10:30 से 10:40 तक क्या करोगे, देखोगे कि आज दिन भर मैंने क्या पढ़ा, अपना अकाउंट चेक करो। इससे पता है, या तो तुमको दो चीज होगा, या तो तुमको गर्व होगा, या फिर तुमको शर्म आएगा कि यार आज दिन पूरा बर्बाद करती है। अगर शर्म आ रहा है तो भी तुम अगले दिन मेहनत करने के लिए तैयार हो गए, और अगर गर्व है तो भी अगले दिन पढ़ने के लिए तुमको क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा। समझ रहे हो? हम्म, और बाकी जो 10:40, 10:45 से जो 10:50 या 10:55 मान लो, ये 10 मिनट जो है तुम इसमें क्या करोगे, T+1 मतलब अगले दिन तुमको क्या पढ़ना है वो चीज जैसे ही सॉल्व हो जाएगा, पता है बहुत दिन क्या होता है, तुम 8:30 बजे उठोगे और तुम्हारे दिमाग में चलते रहेगा आज क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है। तो वो जो तुम 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वेस्ट करोगे ना, उसको क्या करो, उसको यहीं पर सेट कर लो। ठीक है, हम्म, ये आइडियल रूटीन है। इसमें अपने हिसाब से तुम मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये रूटीन फॉलो करना चाहिए एक स्टूडेंट को। ठीक है, मनविंदर फॉलो करती हो इसको? हाँ जी सर। इसको फॉलो करती हो? सर मतलब मैं 10-11 बजे सो जाती हूँ, तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। मुझे होता है कि मतलब ऐसे 5-6 बजे उठना। देखो 11 बजे सो जाते हो, तो कम से कम ना 6 साढ़े 6 घंटा का स्लीप जरूरी है। इससे कम अगर स्लीप ले रहे हो ना, तो फिर मतलब कहीं कुछ दिक्कत आ रहा है। ठीक है, 6 साढ़े 6 घंटा का ना स्लीप मिनिमम लेना ही चाहिए तुमको। 7 घंटा तक लेते हो तो वजन, इसलिए बोल रहे हैं 11 से 11:15 के बीच अगर तुम बेड पर चले जाते हो, तुम सुबह हाँ 6 बजे जी। उठ जाओगे। 6 बजे का हमारा 6:30 बजे में उठते हो ना, तो सोचो मतलब 1 घंटा में अगर तुम 7:30 तक अगर तुम रेडी हो गए ना, तो नाश्ता वास्ता करके यस तुम सर। 8 बजे तक पहुंच जाओगे। मतलब यहाँ पर भी तुम 8 बजे से शुरू कर सकते हो। जी ठीक है, सर। और रात को यस। जो 1 घंटा 1.5 बजे तक सोता है ना, वो सुबह 10 बजे तक सोते रहता है। तो लेने के बाद तो वो तो लोग से ज्यादा ही सो रहा है, 8 घंटा 9 घंटा सो रहा है वो, है ना श्रेया? जी सर। कितना बजे उठती हो? 8 बजे तक। तब 8 बजे देखो तुम उठ रही हो और जा रही हो सोने 1 बजे, तो वही 7 घंटा तो वही कहानी हुआ ना। हम्म, थोड़ा इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करो। ठीक है, जी। तो ये चीज होगा तुम्हारा काम। ठीक है, बस यही है तुम्हारा ओरिएंटेशन। मेरे हिसाब से इतना ही देना चाहिए, इससे ज्यादा ज्ञान तुम लोग सब कोई मैच्योर हो, 20 साल से ऊपर होगा सब कोई, है ना? 20 साल से ऊपर में सब कोई वोट भी दे सकता है, दारू भी पी सकता है। तो अपने सेंस में आप लोग काम रखिए, काम करिए अपने हिसाब से। इसको अगर चेंज कर सकते हैं तो करिए। ठीक है, चलो। यस।